हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज से नया महीना शुरू हो गया है। आज 1 मई है, तो आज के करंट अफेयर में किन किन टॉपिक पे बात करना है उसके बारे में जानने से पहले एक चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि पूरा मार्च जो है ये बीत गया है, पूरा अप्रैल बीत गया है। अब आप अपने एग्जाम के लिए किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। लेकिन अगर आपने अभी भी अपने नोट्स नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो नया महीना नया दिन शुरू हो गया है। आप आज से शुरुआत करिए। अगर आप देखिए, जैसे अभी तक आयोग ने कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाली है कि एग्जाम कब होना है। देखिए, ये आयोग का काम है, ये आयोग पे छोड़ दीजिए। दिन भर इसी में परेशान रहना, अलग अलग ग्रुपों में जाके क्वेश्चनिंग करना कि कब कैलेंडर आएगा, कब नहीं आएगा, कब एग्जाम होगा। वो एग्जाम जब होगा तब होगा। आयोग इसीलिए विलंब कर रहा है कि अब जब एग्जाम होगा तो उसमें किसी प्रकार की कोई भी गलती होने की संभावना नहीं होनी चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा विलंब हो रहा है। तो 1 मई शुरू हो गया है। अभी से अगर आप अपने नोट्स बनाने शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि मई, जून, जुलाई, मतलब कि इन 3 महीने में तो एग्जाम आपके डेफिनेटली नहीं होंगे। और यही 3 महीने, क्योंकि पेपर अब नया बनेगा, ठीक है, तो यही 3 महीने 4 महीने जो होते हैं शुरुआत वाले, जो मतलब कि एग्जाम के पास वाले जो होते हैं, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अपने नोट्स डेली बनाइए और जैसे मैं कहता हूं कि करंट अफेयर से रिलेट करके स्टैटिकल पोर्शन में जाने का प्रयास करिए। तो आज 1 मई है और 1 मई के करंट अफेयर में किन किन टॉपिक पे हमको डिटेल में जानना है और कहां से हम स्टैटिकल पोर्शन में जा सकते हैं उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जूना खटिया की। ये क्या है? ये एक स्थान है। ये न्यूज में क्यों बना था इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण, यानी कि जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सैट बोलते हैं, ठीक है। ये न्यूज में क्यों था इसके बारे में हम बात करेंगे। ओल्ड किजाबे बांध, ये न्यूज में क्यों था। युगाटन प्रायद्वीप, ये न्यूज में क्यों बना था इसके बारे में बात करेंगे। ये दोनों आखिरी के टॉपिक जो हैं ये हमारा ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करेगा करंट अफेयर से रिलेट करके। वहीं सैट जो है ये हमारा पॉलिटी का पोर्शन कवर करेगा। और जूना खटिया, जूना खटिया कुछ जो है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है न्यूज में बना हुआ था, तो ये हमारा हिस्ट्री का पोर्शन कवर करेगा, इसीलिए ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर मिसलेनियस या फिर हम कुछ टॉपिक कहें कि जो आपके इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन कवर करेंगे, उसमें किन टॉपिक पे बात करना है। सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद समझौता, ये क्या है, ये किसके द्वारा लाया गया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। परिवारों का मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण और उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण, ये आरबीआई द्वारा शुरू किया गया है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। वहीं स्टैंड बाय अरेंजमेंट, ये क्या है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था इसके बारे में बात करेंगे। आईएनएस विक्रांत, ये न्यूज में क्यों था इसके बारे में बात करेंगे। G7 ग्रुप न्यूज में क्यों बना हुआ था कल, इसके बारे में बात करेंगे। टॉप्स, टॉप्स यानी कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ये न्यूज में क्यों बना हुआ है इसके बारे में बात करेंगे। रिवीजन ही हो जाएगा, भले आपको आता है, लेकिन जब भी अगर कोई भी चीज जो है न्यूज में बनी हुई है तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना ही चाहिए, क्यों, उससे आपका रिवीजन होगा। और T20 वर्ल्ड कप एक बार फिर से न्यूज में बना हुआ था, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि आज के करंट अफेयर में भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारे पोर्शन आपको दिखाई देने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा और अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज 1 मई है और 1 मई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत जो है कब से हुई, पहली बार ये कब मनाया गया। तो बता दें कि जुलाई 1889 में यूरोप में पहली इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ सोशलिस्ट पार्टी द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें यह ऐलान किया गया कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या फिर मई दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और पहली बार इसे 1 मई 1890 को मनाया गया था। ये डेट और वर्ष आप याद रखेंगे, एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। वहीं अगर हम बात भारत की करें कि भारत में कब पहली बार मनाया गया, तो भारत में 1 मई 1923 को पहली बार चेन्नई में मजदूर दिवस का आयोजन किया गया। और यह पहल सर्वप्रथम हिंदुस्तान की लेबर किसान पार्टी के प्रमुख सिंगारावेलु द्वारा किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करने की दिशा में काम करती है। अच्छा, अगर आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि आईएलओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी और साथ ही इसका जो है मुख्यालय कहां पे है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, इससे आपका रिवीजन ही होगा। अब जब बात यहां पे हम जो है श्रमिकों की या फिर श्रम की कर रहे हैं, तो हम ये भी रिवीजन कर लेते हैं कि भारतीय संविधान में श्रम से संबंधित कौन कौन से संवैधानिक
प्रावधान है, यानी कि कौन कौन से आर्टिकल है, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और रिवीजन ऐसे ही करना चाहिए, थोड़ा सा जब भी आप पढ़ते रहे तो 5 मिनट और 10 मिनट का समय निकाल के आप स्टैटिकल पोर्शन में जाके रिवीजन तुरंत कर लेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कैसे कैसे आप अपने पूरा जो है स्टैटिकल पोर्शन का रिवीजन कर ले जा रहे हैं। अब यहाँ पे श्रम से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है उनमें आर्टिकल 14 है, जिसके तहत विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का उपबंध किया गया है। संविधान का यह अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारतीय नागरिकों एवं विदेशी दोनों के लिए समान व्यवहार का उपबंध करता है। वहीं अनुच्छेद 19 एक क्लॉज सी जो है वो नागरिकों को संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार देता है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 23 ये मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम का प्रतिषेध करता है। वहीं आर्टिकल 24 क्या कहता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, अर्थात 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के किसी कारखाने, किसी खान या किसी अन्य जोखिम युक्त व्यवसाय के कार्य करने पर रोक लगाता है। ये एग्जाम में आए हुए हैं, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा और यही एक तरीका होता है रिवीजन करने का। और कौन कौन से आर्टिकल हैं देख लेते हैं। आर्टिकल 39 क्लॉज ए, इसमें जो है राज्य अपने नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों हेतु समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। वहीं आर्टिकल 41 क्या कहता है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा प्राप्त करने, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी तथा अन्य प्रकार के अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। और आर्टिकल 42 क्या कहता है? राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। आर्टिकल 43 राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा किसी अन्य रीति के से कृषि, उद्योग या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का प्रयास करेगा। और विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तित्व और सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखिए। आर्टिकल 43 क्लॉज ए क्या कहता है कि राज्य को उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने का अधिकार देता है। तो ये सारे आर्टिकल जो है श्रम से संबंधित हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी थे, जिनका अभी आपने रिवीजन किया है। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं वन लाइनर करंट अफेयर के बारे में, जो कि एक में से रिलेटेड है। तो यहाँ पे सबसे पहले नाम आता है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का, जो कि 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में इन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है। बता दें कि एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने एडमिरल आर हरि कुमार का स्थान लिया है, जो 29 अप्रैल 2024 को रिटायर हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वहां पे सुनीता विलियम्स न्यूज में बनी हुई थी। क्यों बनी हुई थी? क्योंकि ये जो है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपने तीसरे अंतरिक्ष मिशन की तैयारी कर रही हैं। बता दें कि ये 6 मई 2024 को लॉन्च होने वाले नासा के क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन के रूप में जाने वाले उद्घाटन क्रू उड़ान का पर बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान का संचालन करेंगी। ये आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान में शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र को परिभाषित करने वाली मसौदा अधिसूचना जारी किया है। बता दें कि ESZ का उद्देश्य मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करना और वन्य जीवों के संरक्षण करना है। तो यहां से आपको एग्जाम के पॉइंट से जो आपको पॉइंट निकालना है वो ये है कि शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पे है, किस राज्य से संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, वित्त मंत्रालय ने व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए रत्न और आभूषण क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर का दर्जा दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। एशियन स्टार एक प्रमुख हीरा निर्माता उद्योग में पहला प्राप्तकर्ता बन गया है, जो कि अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज था, ये जो है आपका इकोनॉमिक्स का पोर्शन कवर करेगा करंट अफेयर में, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। तो ये तो रहा वन लाइनर।
अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं जूना खटिया ये न्यूज में क्यों बना हुआ था और ये हमारा हिस्ट्री का पोर्शन क्यों कवर करेगा। ये आर्टिकल जो है आपका इंडियन एक्सप्रेस में आया था, वहीं से ये न्यूज लिया गया है। तो न्यूज ये था कि हाल ही में केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने पड़ता बेट, जो कि गुजरात के कच्छ में पड़ता है, में 5200 साल पुराना हड़प्पा बस्ती का पता लगाया है। बता दें कि 2018 में केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने गुजरात के कच्छ जिले में खटिया गांव के बाहरी इलाके में 500 कब्रों वाले सामूहिक दफन स्थल का पता लगाया था, जो कि जूना खटिया से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पे था। तो ये 2018 की न्यूज थी कि वहां पे एक जो है कब्रिस्तान का पता चला था। और फिर उसके बाद अभी क्या मिला है, वहां पे 5200 साल पुरानी बस्ती मिली है। क्योंकि जब कब्रिस्तान मिला है तो वहां पे कुछ क्वेश्चन हो रहे थे कि आखिर ये कब्रिस्तान जो है यहाँ पे ही क्यों मिला, कुछ ऐसी बस्ती तो रही होगी। तो अब जो है यहाँ पे 52 साल जो है पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है। बता दें कि मिट्टी के बर्तनों की कलाकृतियों और जानवरों की हड्डियों के साथ साथ कंकाल की उपस्थिति जिसे पुरातत्वविदों की टीम ने एक पहाड़ी, जिसे स्थानीय रूप से पड़ता बेट कहा जाता है, से खोदा है, जो 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती की उपस्थिति का इशारा करती है। इस स्थल पर खोजी गई कब्रगाहें 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व की होने का अनुमान है, जो गुजरात के धोलावीरा और कई अन्य हड़प्पा स्थलों की स्थापना से पहले की हैं। तो ये जो है यहाँ पे जब हड़प्पा कालीन बस्तियों की बात हो रही है, जब ये न्यूज में बन रहा है, तो आपको आज ही जो है हड़प्पा कालीन जो है जितने भी स्थान हैं उनका आपको रिवीजन करना चाहिए। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही जब आप तैयारी करेंगे तो ही आप जो है थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस अपने आप में जो है बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि अभी कोई एग्जाम की डेट नहीं आई है। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सैट के बारे में, यानी कि प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में हम बात करते हैं। तो न्यूज ये था कि न्यायमूर्ति दिनेश कुमार 29 अप्रैल 2024 को प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाल लिए हैं। तो देखिए, अब चूंकि दिनेश कुमार जो है सैट के पीठासीन अधिकारी बन गए हैं, इस कारण ये सैट न्यूज में आया था। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। बता दें कि भारत सरकार ने न्यायमूर्ति दिनेश कुमार को 4 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया है। सैट के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालने से पहले न्यायमूर्ति दिनेश कुमार कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और वह फरवरी 2024 में पद से रिटायर हो गए थे। अब हम बात कर लेते हैं सैट के बारे में। तो बता दें कि प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 1992 में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत किया गया था। अब न्यायाधिकरण जो है वो किन किन जो है संस्थाओं, वित्तीय संस्थाओं को आदेश या फैसले के खिलाफ अपील सुनाता है, उसको देख लेते हैं। एक है पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, यानी कि सेबी के आदेश और फैसले के विरुद्ध जो है अपील करता है, ये सुनाता है, जो है अपना निर्णय देता है। पेंशन क्षेत्र के नियामक पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के आदेश और फैसले के विरुद्ध सुनाता है। बीमा क्षेत्र नियामक भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के आदेश और फैसले के खिलाफ जो है ये अपील सुनता भी है और आदेश भी देता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि सैट में कितने जो है अधिकारी होते हैं और उनकी जो है नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है। तो सैट में एक पीठासीन अधिकारी और अन्य न्यायिक और तकनीकी सदस्य होते हैं। पीठासीन अधिकारी और अन्य सदस्यों का कार्यकाल नियुक्ति के तारीख से 5 वर्ष का होगा और वे अधिकतम 5 और वर्षों के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। ये आप ध्यान रखे रहिएगा, एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। पीठासीन अधिकारी अथवा सदस्य की अधिकतम आयु 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सैट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है, ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सैट का क्षेत्राधिकार संपूर्ण भारत में है और इसकी एकमात्र बेंच जो है ये मुंबई में स्थित है, ये भी आप ध्यान रखें। तो यहां पे हमने कवर कर लिया सैट के बारे में, जो कि हमारा पॉलिटी का पोर्शन कवर कर रहा था। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद समझौता, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि भारत और चीनी ताइपे ने संयुक्त रूप से विश्व व्यापार संगठन से अनुरोध किया है कि वह 26 जुलाई तक विशिष्ट सूचना और प्रौद्योगिकी उत्पादों पर नई दिल्ली के आयात शुल्क से संबंधित
के संबंध में कोई फैसला न अपनाए। तो बता दें कि आईसीटी उत्पाद डब्ल्यूटीओ के सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद समझौते के अंतर्गत आते हैं। आईटीए के साथ भारत की भागीदारी के कारण कुछ आईसीटी उत्पादों पर सीमा शुल्क लगाने के कारण जो है विवाद पैदा हो गया था। सूचना प्रौद्योगिकी समझौता विश्व व्यापार संगठन के तहत एक महत्वपूर्ण व्यापार समझौता है जिसे 1996 में अपनाया गया था। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सूचना प्रौद्योगिकी समझौता किस वर्ष अपनाया गया, तो वर्ष 1996 उसका आंसर होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। आईटीए का लक्ष्य निर्दिष्ट सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर सभी आयात शुल्क और अन्य शुल्कों को समाप्त करना है। अब जब बात यहां पे डब्ल्यूटीओ की हो रही थी बार बार, तो एक बार हम डब्ल्यूटीओ का भी रिवीजन कर लेते हैं। बता दें कि डब्ल्यूटीओ को वर्ष 1947 में संपन्न हुए प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसे हम गैट के नाम से जानते हैं, के स्थान पर अपनाया गया था। डब्ल्यूटीओ के निर्माण की पृष्ठभूमि गैट के उरुग्वे दौरे की वार्ता में तैयार हुई थी और 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ द्वारा कार्य शुरू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप ध्यान रखेंगे। जिस समझौते के तहत डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई उसे मारिकस समझौते के रूप में जाना जाता है और इसके लिए वर्ष 1994 में मोरक्को के मारिकस में हस्ताक्षर किया गया था। डब्ल्यूटीओ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो देश के मध्य व्यापार के नियमों का विनियमित करता है। गैट और डब्ल्यूटीओ के में मुख्य अंतर यह है कि गैट जहां ज्यादातर वस्तुओं के व्यापार को विनियमित करता है, वहीं डब्ल्यूटीओ और इसके समझौतों में न केवल वस्तुओं को बल्कि सेवाओं और अन्य बौद्धिक संपदाओं जैसे व्यापार चिन्हों, डिजाइनों और आविष्कारों से संबंधित व्यापार को भी शामिल किया जाता है। बता दें कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां पे है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहां पे आपने डब्ल्यूटीओ का भी रिवीजन कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं परिवारों का मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण और उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि आरबीआई ने हाल ही में घरों की मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण और उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण शुरू करने की घोषणा किया है। इन्हें आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है और ये द्विमासिक मौद्रिक नीति के लिए उपयोगी इनपुट प्रदान करेंगे। अब बता दें कि परिवारों का मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण का जो उद्देश्य है वो उनके व्यक्तिगत उपभोग बास्केट के आधार पर मूल्य आंदोलनों और मुद्रास्फीति यानी कि प्राइस मूवमेंट और इन्फ्लेशन पर व्यक्तिपरक आकलन प्राप्त करना है। वहीं उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण का उद्देश्य है सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार परिदृश्य, मूल्य स्तर, घरेलू आय और खर्च पर उनके विचारों के संबंध में परिवारों से गुणात्मक प्रतिक्रियाएं यानी कि क्वालिटेटिव रिस्पॉन्सेस एकत्र करना है। ये आप ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्टैंड बाई अरेंजमेंट, ये क्या है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्जाम के लिए। तो आईएमएफ ने स्टैंड बाई अरेंजमेंट द्वारा समर्थित बेल आउट पैकेज के हिस्से के रूप में पाकिस्तान को 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तत्काल रूप से वितरण को मंजूरी दे दी है। तो स्टैंड बाई अरेंजमेंट जो है किसकी व्यवस्था है? आईएमएफ की व्यवस्था है। ये आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे। स्टैंड बाई अरेंजमेंट भुगतान संतुलन की समस्या से जूझ रहे देशों को अल्पकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वास्तविक या संभावित बाहरी वित्त पोषण आवश्यकताओं का सामना करने वाले सभी सदस्य देश आईएमएफ के स्टैंड बाई अरेंजमेंट के पात्र रहते हैं। ये भी आप ध्यान रखे रहिए। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं आईएनएस विक्रांत। आखिर ये न्यूज में क्यों बना हुआ था कल? तो न्यूज ये था कि हाल ही में भारतीय नौसेना के दोनों विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत ने मिग 29 के लड़ाकू विमान के साथ जुड़वा वाहक संचालन का प्रदर्शन किया है, जिसमें दोनों से एक साथ उड़ान भरी और क्रॉस डेक पर लैंडिंग की गई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जो अब आने वाला है। बता दें कि आईएनएस विक्रांत यह पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित विमान वाहक पोत है जो ब्लू वाटर नेवी के रूप में देश का रुख को मजबूत कर रहा है। तो ये जो है आपका आईएनएस विक्रांत जो है ये देश का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित विमान वाहक पोत है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ भारत उन विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है जो विमान वाहक पोत के डिजाइन और निर्माण में सक्षम है। अब वो देश कौन कौन से हैं? अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, चीन है और भारत भी हो गया है। अब बता दें
कि जो मिग 29 लड़ाकू विमान के साथ जो जुड़वा वाहक संचालन प्रदर्शन किया गया है, तो मिग 29 के को 1980 के दशक के अंत में मिग 29M से विकसित किया गया था, ये भी आप ध्यान रखे रहिएगा। तो यहाँ पे आपने आईएनएस विक्रांत न्यूज में क्यों था, ये आपने कवर कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफी वाले पोर्शन में चलते हैं कि ओल्ड किजाबे बांध, देखिए बांधों से प्रश्न आते हैं ज्योग्राफी में, तो ओल्ड किजाबे बांध ये न्यूज में क्यों आया था, इसके बारे में बात कर ले। तो न्यूज ये है कि केनिया की रिफ्ट वैली में एक शहर के पास ओल्ड किजाबे बांध के टूटने से देश में भारी बारिश और बाढ़ के कारण कई लोगों की मौत हो गई है। रिफ्ट वैली में ऐसा एनवायरनमेंट जनरेट हो गया होगा कि वहां जब भारी बारिश हो रही थी तो ओल्ड किजाबे बांध जो है वो टूट जाता है, जिसके कारण बाढ़ की जो है स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि केनिया की रिफ्ट वैली क्या है। तो केनिया की रिफ्ट वैली जो है दक्षिण पश्चिम एशिया में जॉर्डन से लेकर मध्य मोजाम्बिक की में हिंद महासागर तट तक फैली हुई है, ये आप ध्यान रखेंगे। आप मैप में देख रहे होंगे कि ये नॉर्थ साइड में ग्रेट रिफ्ट वैली है, ये केनिया का मैप है, और यहीं पे नॉर्थ साइड में आप देखेंगे ग्रेट जो है रिफ्ट वैली है, जो कि लेक टुरकाना के जो है साइड पे पड़ता है। यह क्षेत्र भौगोलिक रूप से सक्रिय है और इसमें ज्वालामुखी, गर्म झरने, गीजर और अक्सर भूकंप आते हैं, जो आपका रिफ्ट वैली है। रिफ्ट वैली के सामने की श्रेणियों में अफ्रीका के कई सबसे ऊंचे पर्वत, जिनमें माउंट किलिमंजारो, माउंट केनिया और माउंट मार्गेरिटा शामिल हैं। अब जब यहाँ पे केनिया का आप मैप देख रहे हैं तो बता दें कि केनिया की राजधानी नैरोबी है, और केनिया एक अफ्रीकी कंटिनेंट का देश है, और अफ्रीकी कंटिनेंट जो है आज भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका केवल एक ही रीजन है कि G20 अब G21 हो गया है, जिसमें अफ्रीकी जो है ग्रुप को भी शामिल कर लिया गया है। इसीलिए अफ्रीका कंटिनेंट पे आप अपनी पकड़ जो है बहुत अच्छे से बनाए रखिएगा। अब हम बात करते हैं युकाटन प्रायद्वीप के बारे में। युकाटन प्रायद्वीप जो है न्यूज में क्यों बना था, तो न्यूज ये था कि वैज्ञानिकों ने मैक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप के तट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल को ढूंढ निकाला है, और यह दुनिया में पानी के नीचे ज्ञात सबसे गहरा सिंक होल है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो युकाटन प्रायद्वीप का संबंध कहां से है, किस देश से है, मैक्सिको से है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये युकाटन पेनिनसुला ही है, और यहाँ पे आपका एक पड़ता है चेतुमल, चेतुमल की खाड़ी है, यहीं पे जो है ब्लू होल जो है ढूंढ निकाला गया है। तो बता दें कि ब्लू होल जो है चेतुमल की खाड़ी में पानी के नीचे करीब 900 फीट की गहराई पर 1,47,000 वर्ग फुट वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। समुद्र की तलहटी में पाए जाने वाले बड़े सिंक होल या खड़ी गुफाओं को ब्लू होल कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और जो चेतुमल में जो ये ब्लू होल खोजा गया है ना, इसका नाम तामजा रखा गया है। तो क्या रखा गया है, तामजा रखा गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। अब थोड़ा सा मैप को हम और विस्तार कर लें तो यहाँ पे जो ये चेतुमल की खाड़ी है, यहीं पे जो है ब्लू होल की जो है खोज की गई थी। और जो आपका जो है युकाटन पेनिनसुला है, यहाँ पे आप देखेंगे युकाटन चैनल है, और साथ में इसके जो है ईस्ट साइड में कैरेबियन सी पड़ता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नीचे जो है इसके साउथ में ग्वाटेमाला स्थित है और बेलीज स्थित है, इसको भी आप लोग ध्यान रखे रहिए। अब आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। युकाटन प्रायद्वीप मध्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी प्रक्षेपण है, जो अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ है। यह उत्तर और पश्चिम में मैक्सिको की खाड़ी को पूर्व में कैरेबियन सागर से अलग करता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। युकाटन का उत्तरी भाग मैक्सिको में है, और बेलीज और ग्वाटेमाला का हिस्सा जो है दक्षिण में है, जैसा कि आपको यहाँ पे मैप में दिख रहा होगा। ये ग्वाटेमाला है, ये बेलीज है, ये जो है युकाटन पेनिनसुला के साउथ में स्थित है, इसको आप ध्यान रखें। प्रायद्वीप लगभग पूरी तरह से कोरलाइन और छिद्रपूर्ण चूना पत्थर चट्टानों के विस्तार से बना है, ये भी आप लोग ध्यान रखे हैं। तो यहाँ पे आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी से युकाटन प्रायद्वीप न्यूज में क्यों बना था करंट अफेयर में, इसको कवर कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं G7 ग्रुप जो है न्यूज में क्यों बना था। तो न्यूज ये था कि G7 देशों के ऊर्जा मंत्रियों ने वर्ष 2030 तक कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने पर सहमत हुए थे। द हिंदू का ये न्यूज था। तो अब इसके बारे में बता दें कि दिसंबर 2023 में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में संपन्न COP28 सत्र के बाद ट्यूरिन में G7 एनर्जी ऊर्जा मंत्रियों की एक पहली बड़ी राजनीतिक ये बैठक हुई है। ट्यूरिन जो है इटली का एक शहर है, जहां पे जो है ये बैठक G7 की चल रही है। अब
अब जो है G7 के बारे में बता दें कि G7 एक अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक मंच है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल है। इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ एक गैर प्रगणित सदस्य के रूप में भी शामिल है। पहले इसे G8 के रूप में भी जानते थे जब इसमें रशिया शामिल था, लेकिन क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद जो है रशिया को वर्ष 2014 से G8 ग्रुप से निकाल दिया गया, जिसके बाद इसी का नाम जो है G7 हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टॉप्स यानी कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ये न्यूज में क्यों बना हुआ था? तो सिंपल सी न्यूज थी, इसको हम वन लाइनर में भी कवर कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में जानना जरूरी होता है और यही एक तरीका होता है रिवीजन करने का। तो न्यूज ये था कि पूर्व विश्व नंबर 1 तीरंदाज दीपिका कुमारी को हाल ही में पेरिस खेलों से हटाकर टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम कोर ग्रुप में फिर से शामिल कर लिया गया है। अब जब बात यहां पे टॉप्स की हो रही थी तो बता दें कि टॉप्स को वर्ष 2014 में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था और 2018 में इसे नया रूप दिया गया। इसका उद्देश्य ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन में सुधार करना है। इसे राष्ट्रीय खेल विकास कोष और खेलो इंडिया योजना से धन प्राप्त होता है। अब जब बात यहाँ पे ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के भारत के प्रदर्शन के बारे में बात हो रही थी तो टॉप्स से क्या प्रगति हुई है इसको देख लेते हैं। 2021 टोक्यो ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज करते हुए भारत ने 7 पदक जीते थे। वहीं नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में एथलेटिक्स में भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता, जबकि शीर्ष शटलर पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता, जिसमें हॉकी में देश का 41 साल का ओलंपिक पदक सूखा समाप्त हो गया था। पैरा ओलंपिक टीम ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में 19 पदक जीते और एक संस्करण में भारत की सर्वोच्च संख्या और तब तक जीते गए सभी पदकों की संचयी कुल संख्या से अधिक था। और ये जो है टॉप्स की प्रगति जो है हुई थी और इसीलिए टॉप्स जो है हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। अब आगे बात करते हैं T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की, जो कि आपका वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होने वाला है। तो ये 9वां आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये न्यूज में इसलिए बना हुआ था क्योंकि भारत की जो टीम है वहां पे 15 सदस्यीय जो टीम जाने वाली है उसकी घोषणा कर दी गई थी और जिस समिति के द्वारा की गई थी अजीत अगरकर की अध्यक्षता में वो जो है समिति बनाई गई थी। कप्तान जो है रोहित शर्मा ही रहेंगे और उप कप्तान हार्दिक पांड्या रहेंगे, बस आप इतना ध्यान रखिए। तो ये जो है आपका करंट अफेयर 1 मई से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिनको वन लाइनर में कवर करना था उसको हमने वन लाइनर में कवर किया, जिसके बारे में डिटेल में जानना था उसके बारे में हमने डिटेल में यहाँ पे बात कर लिया है। तो इसका नोट्स जो है आप लोग अपने आप से तैयार करते रहिए। साथ ही इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल जो कि एग्जाम बार के नाम से भी है उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आपको इसका पीडीएफ वहां पे उपलब्ध हो जाएगा। अच्छा, मैं एक जो है मतलब कि थोड़ा ट्रेंड बदलने का मतलब कि सोच रहा था कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि जो आपका करंट अफेयर दिया जा रहा है, जो आपका करंट अफेयर दिया जा रहा है उसके साथ साथ किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैं साथ ही साथ करवाता चलूं, तो वो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बताएं। यानी कि क्वेश्चन के साथ अगर हम करंट अफेयर को पढ़ें तो वो कैसा रहेगा। अगर आप लोग वैसा चाहते हैं तो वैसा भी मैं करवा सकता हूं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बस मैं केवल एक मौखिक रूप से बता देता हूं कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो है जनरेट किया जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।